तो हम लोग एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम्हें होमवर्क में दिए थे जो तुमने मुझे सबमिट भी कर दिए हैं। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस इसके बचे हुए हैं। इसके बाद है एक्सरसाइज 6.6 विच इज ऑप्शनल, मतलब एग्जाम में आने के चांसेस काफी कम होते हैं क्वेश्चंस के, बट फिर भी हमें करने चाहिए क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जिसमें एक्चुअली तुम्हारा दिमाग चलेगा, जो तुम्हें ना मजबूर करेंगे सोचने पे कि अच्छा ये कैसे करेंगे, ये कैसे करें। थोड़े डिफरेंट और थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो हो भी सकता है स्कूल वाले दे सकते हैं, उनकी मर्जी है भाई, उनका मन करेगा तो वो डाल देंगे। मेरे सर तो कराते हो। स्कूल वाले सर कराते हैं। अच्छा। चल बढ़िया है, फिर तो हम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हम भी। चलो अच्छा ये बताओ पहले, कोई एक्सरसाइज 6.5 में जो फर्स्ट पेज है, मतलब 1 से लेके 7 तक वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट है? नो मैम। नहीं। ऋतिक तेरा कोई डाउट था शायद, याद कर। ऋतिक क्वेश्चन 7 कहीं दूर बैठा हुआ है कि इतनी देर देर में सुन रहा है तू? चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स prove that the sum of squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of squares of its diagonals। ठीक है, एक सेकेंड मुझे थोड़ा और कुछ तो क्या बोला हुआ है हमें, देखो यहाँ पे एक रोम्बस है ना, तो रोम्बस बना लेते हैं। सबसे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टीज याद है क्या तुम लोगों को? बताओ रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक रोम्बस है, ठीक है, ए बी सी डी। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है ना, तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ये होगा एक तो गिवन में हमें है एक रोम्बस। गिवन यहाँ पे क्या है? रोम्बस ए बी सी डी, ये गिवन है। ठीक है, सही है। अच्छा अब देखो तुम्हें प्रूफ क्या करना है। जो प्रूफ करना है ना वो स्टेटमेंट ऐसे उसमें लिखी हुई है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम की तरह लिखी हुई है। उसको जरा ऐसे लिख देते हैं कि क्या बनेगा अगर तुम इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से सोचो तो क्या बनेगा। देखो डायगोनल भी बोल रहा है वो, तो डायगोनल के लिए ना पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ए और सी को ज्वाइन कर देते हैं और बी और डी को ज्वाइन कर देते हैं। ए और सी को ज्वाइन कर दिया और बी और डी को ज्वाइन कर दिया, जो कि अच्छे से ज्वाइन हो नहीं पाया, पर चलो मान लो। तो ए सी एक डायगोनल है और बी डी एक डायगोनल है ना, तो क्या करें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। साइड्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल होगा, साइड्स के स्क्वायर का सम मतलब साइड्स का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, वो कह रहा है ये जो सम है ये इक्वल आएगा किसके? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल के सम के मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। ये बताओ मुझे कि रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं क्या वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को? यस मैम। और उनके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। बिल्कुल सही। ऋतिक तुझे ये चीज पता थी? ऋतिक तो पता नहीं कौन सी दुनिया में। अच्छा चैट में लिख रहा है कुछ, एक सेकेंड। यस मैम, ओके ठीक है। देखो हाँ, देखो रोमस की जो डायगोनल्स होती है ना वो बाइसेक्ट भी करती है एक दूसरे को और परपेंडिकुलर भी होती है। परपेंडिकुलर भी होती है मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, लीनियर पे है, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये सारे एंगल 90 90 होते हैं। ठीक है, तो ये सब 90 90 डिग्री एंगल हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। और फिर ये बाइसेक्ट भी करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? अगर मैं इस पॉइंट को ओ बोल देती हूँ तो AO और OC आपस में बराबर है, ये मिड पॉइंट है इस डायगोनल का भी और इसका भी। ऐसे ही OD और OB भी आपस में इक्वल है। ठीक है,
तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, इन ट्राइंगल AOB अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये 90 डिग्री एंगल है, सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, है ना। तो क्या बनेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। पर हम क्या चाहते हैं ना कि हम लोगों को क्या चाहिए, देखो जो चीज प्रूव करनी है हमें उसमें डायगोनल आनी चाहिए, पूरी डायगोनल आनी चाहिए, पूरी की पूरी। अभी तो OA आया है। अच्छा, अब ये हमें पता है, देखो OA और OC बराबर है, तो OA को मैं क्या लिख सकती हूँ, AC अपॉन 2 लिख सकती हूँ, क्या बताना जरा। OA को हम लोग AC अपॉन 2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि AC का आधा करोगे तो Yes, OA ma'am. आएगा, है ना, बिल्कुल। तो OA की जगह पे ना यहाँ पे मैं लिख दूंगी AC अपॉन 2। ऐसे ही OB को हम क्या लिख सकते हैं, OB को हम लिख सकते हैं क्या, BD upon 2. बिल्कुल सही, BD अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख देते हैं ना, तो OA की जगह पे आई विल राइट AC अपॉन 2, OB की जगह पे BD अपॉन 2। अब ये ध्यान रखना कि स्क्वायर है, तो OA की जगह पे लिखा AC अपॉन 2 और फिर उस पे लगा दिया स्क्वायर। फिर ऐसी OB की जगह लिखा BD अपॉन 2, फिर उस पे लगा दिया स्क्वायर, होल स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर आ गया AC स्क्वायर। अब पूरे का जब स्क्वायर करोगे तो ऊपर भी स्क्वायर होगा तो हो जाएगा AC स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर यहाँ पे BD स्क्वायर अपॉन 4, है ना। फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके 4 बन जाएगा, एलसीएम लेके 4 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर। अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सही है, देखो अब हमारे पास RHS वाली चीज तो आ गई, देखो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तो बन गया हमारे पास। पर हमें इस 4AB स्क्वायर की जगह पे क्या चाहिए, चारों साइड्स का सम चाहिए अलग अलग स्क्वायर का, है ना। अच्छा, इस AB स्क्वायर को 4AB स्क्वायर लिखा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 टाइम्स AB स्क्वायर सारी का साइड मतलब क्या है। इक्वल, हाँ हाँ, बोल बोल। सारी साइड इक्वल रहता है ये। बिल्कुल सही, बिल्कुल, चारों साइड्स इक्वल है ना। तो हम 4AB स्क्वायर का, देखो अगर हम ऐसे लिख दें AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ऐसा एक स्टेप में मैंने ना ये लिख के दिखा दिया। और ये AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तो है ही। ठीक है, 4 बार 4 मल्टीप्लाइड था मतलब 4 बार ऐड हो रहा होगा, क्योंकि सारी साइड इक्वल है। तो AB स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं। अब AB की जगह पे मैं इस AB की जगह पे लिख सकती हूँ BC, है ना। CD भी लिख सकते हैं, DA भी लिख सकते हैं, तो ये लिख देते हैं क्योंकि हमें चारों साइड चाहिए। तो ऐसा ही कर देते हैं, इस AB की जगह पे लिख दिया मैंने BC, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस DA का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आ गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हो गया प्रूव। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, है ना, यही चीज प्रूव करनी थी। तो ये बचपन की जो चीजें है ना जो तुमने पढ़ी है, ये सब तुम्हारे काम आती रहेंगी। अगर इस क्वेश्चन में तुम्हें ना पता होता कि रोम्बस की डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं और बाइसेक्ट होती है, तो तुम इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते कभी भी, है ना। तो जो भी चीजें हम पढ़ते हैं पहली क्लासेस में भी, वो सब हमारे काम आती है, वो कोई यूजलेस नहीं होती है, वो कहीं वेस्ट नहीं जाती है, वो सब तुम्हारे काम आती है। तो यहाँ पे ये चीज तुम्हारे काम आई है, ठीक है, तभी तुम पाइथागोरस लगा पाए हो, राइट एंगल ट्राइंगल बना तभी। फिर OA उसका आधा था तभी उसको AC/2 लिखा मैंने, BD/2 लिखा। ठीक है, तो ये सारी जो भी तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है इनको दिमाग में रखा करो। रोम्बस अगर है क्वेश्चन में तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज उसमें यूज हो सकती हैं कभी भी कभी भी। चलो, यही डाउट था, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस पेज पे हमारे पास 8 से लेके 17 तक कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें से मैं एक दो क्वेश्चन करा देती हूँ जो मैं करा पाऊंगी अभी क्लास में, बाकी सब तुम्हें होमवर्क में ट्राई करने हैं। ठीक है, ट्राई करना मतलब अगर डाउट आएगा कोई नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे, बट ट्राई तुम लोगों को खुद से करना है। अच्छा, मैं ना एक क्वेश्चन करा दी हूँ जो मुझे अलग सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, देखो अब ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, अब ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स भी यूज हो सकता है, इसमें पाइथागोरस तो होगा ही होगा क्वेश्चंस में ज्यादातर में यूज, क्योंकि पाइथागोरस के बाद वाली एक्सरसाइज है ना। और कौन सी थ्योरम पढ़ी है हमने इससे पहले, बीपीटी, बीपीटी भी हो सकती है कहीं पे भी देखो यूज, बट जो मेन चीजें इसमें यूज होंगी वो पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही होगी इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। और तुम देखोगे भी हर क्वेश्चन में स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, कभी एबी स्क्वायर कभी बीसी स्क्वायर, स्क्वायर लगाए साइड्स के ऊपर। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट
एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो एक बार, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, तुम लोग पढ़ के समझो, देखो तुम्हें क्या समझ आता है। देखो अब उसने क्या बोला है, एक एरोप्लेन है, वो एयरपोर्ट से उड़ गया और वो नॉर्थ, फ्लाइज ड्यू नॉर्थ मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में उड़ रहा है। अब जो डायरेक्शंस होती हैं देखो वो क्या क्या होती हैं, ऐसा ना कोई पॉइंट है तो ये होता है नॉर्थ, जहां पे तुम खड़े हो तुम्हारे सामने वाली डायरेक्शन, जहां तुम फेस कर रहे हो तुम्हारे फेस के सामने वाली डायरेक्शन इज नॉर्थ, पीछे वाली डायरेक्शन इज साउथ। फिर ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है बताओगे, वेस्ट होती है या ईस्ट होती है ये वाली? मैम ईस्ट। बिल्कुल सही, ये होती है ईस्ट। ये है ईस्ट, है ना, इंडिया का भी जो मैप होता है उसमें इधर ईस्ट होता है, ये ईस्ट है। हमारा जो राइट है वो ईस्ट है और ये जो लेफ्ट है ये वेस्ट है। ठीक है, ये सब डायरेक्शन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि एरोप्लेन उड़ा एयरपोर्ट से, वो नॉर्थ की तरफ उड़ रहा है एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मान लो यहाँ से एरोप्लेन उड़ा और वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब नॉर्थ मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे अनदर एरोप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। अब ये वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, देखो वेस्ट मतलब इधर इस डायरेक्शन में, तो वो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है इधर कहीं, तो वो इधर कहीं जा रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में इधर कहीं जा रहा है। ठीक है, और उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, ये है 1200 किलोमीटर्स, अरे ज्यादा लग गए, 1200 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स बी आफ्टर 1.5 आवर, 1.5 घंटे बाद इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये बताना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, अभी तो 1 घंटे में मतलब ना, 1 घंटे में ये 1000 किलोमीटर चल रहा है, स्पीड का मतलब क्या होता है 1000 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में ये 1000 किलोमीटर चल रहा है। अच्छा, तो अगर ये इन 1 आवर 1000 किलोमीटर चल रहा है, तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि 1.5 आवर्स में ये कितना चलेगा? 1500। बिल्कुल सही, 1500 किलोमीटर, है ना, क्योंकि देखो 1 घंटे में 1000 है, तो अगर हम सोचे यहाँ पे 1 घंटा प्लस आधा घंटा है ना, 1 घंटे में 1000, आधे घंटे में कितना, आधे घंटे में इसका आधा मतलब 500 किलोमीटर, तो 1000 प्लस 500 हो गया। तो ये तो पहले वाला प्लेन जो है वो 1.5 घंटे में ना 1500 किलोमीटर चल चुका होगा, ये इसका डिस्टेंस है। अगर मैं ये सोचू प्लेन यहाँ से उड़ा था और ये 1.5 घंटे बाद किसी इस पॉइंट पे पहुंच गया होगा, ए पॉइंट पे, तो ये जो डिस्टेंस इसने चला इट इज 1500 किलोमीटर। ऐसे जो दूसरा प्लेन है वो 1 घंटे में चल रहा है 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर जो सेकंड प्लेन है, तो ये 1.5 घंटे में कितना चलेगा? हम्म 100 मैम 1800। बिल्कुल सही, जानवी ये चीज समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, देखो 1.5 घंटे में फिर ये चलेगा, ये 1 घंटे में 1200 है, तो 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा, ऐसे सोचो तो 1 घंटा प्लस आधा घंटा, तो 1 घंटे में 1200, आधे घंटे में इसका आधा मतलब 600 किलोमीटर, तो 1200 प्लस 600 इज 1800 किलोमीटर। तो ये प्लेन सोचे अगर हम ये, तो ये 1800 किलोमीटर चल चुका होगा, इससे ज्यादा चल चुका होगा, और ये वेस्ट में जा रहा है इसलिए इधर आएगा किसी पॉइंट बी पे। अब ये बताना है ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है इतनी देर बाद, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये प्लेन यहाँ पहुंच गया है 1.5 घंटे बाद, ये यहाँ पहुंच गया है, तो अगर किसी को डिस्टेंस निकालना होगा मतलब हमें ये चीज निकालनी है। अब क्योंकि प्लेन्स जो चल रहे थे नॉर्थ में गया, ये वेस्ट में, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्रीज, इन डायरेक्शंस के बीच में एंगल होता है 90 90 90 90, तो ये एंगल 90 डिग्रीज है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, क्योंकि ए बी जो है, अगर मैं इसको सी बोल दूं, तो ए बी जो है इट इज द हाइपोटेनस, तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, है ना। ए सी कितना आया भाई, ए सी है 1500, तो 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, ये है ए बी स्क्वायर, तो ए बी हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट लगा देंगे, ठीक है,
स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे, ठीक है। तो या तो देखो तुम क्या कर सकते हो, इस पूरे का स्क्वायर निकालो, इस पूरे का स्क्वायर निकालो, या थोड़ा सा इसको छोटा भी कर सकते हो। 1500 का मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 15 into 100। देखो यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। 1500 का मतलब 15 into 100, तो 1500 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर है ना, ये तो होता है। जो पावर है वो दोनों पे अलग अलग भी चली जा सकती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, और ऐसे ही फिर इसको लिख देंगे 18 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर दोनों में से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, ये बताओ मुझे। Yes, ma'am. बिल्कुल कॉमन ले लेते हैं, 100 का स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, अंदर बच जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, है ना। अब कॉमन लेने का फायदा क्या है, जब ये स्क्वायर है यहाँ पे ले जाओगे रूट हो जाएगा, रूट होगा तो 100 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, ये बन जाएगा, थोड़ी सी इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी है, तो ए बी बन जाएगा, देखो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 100 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड में, तुम लोगों को कुछ लाइंस नजर आ रही है क्या स्क्रीन पे? Yes, ma'am. अच्छा, एक सेकंड। देखो चली गई लाइंस, चली गई, जादू। अब देखो, अब 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 रूट से बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, पता है क्या तुम लोगों को 15 का स्क्वायर कितना होता है? Ma'am, 225. बिल्कुल, और 18 का स्क्वायर पता नहीं याद है या नहीं, 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 रूट ऑफ कितना हो गया 549, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी इतना आ जाएगा, और ये होगा किलोमीटर्स में, किलोमीटर्स। अब देखो इसको ना आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ भी अपना आंसर लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट ऑफ 549 थोड़ी हम पेपर में निकालने बैठेंगे, तो और कौन करेगा पेपर को, फिर बाकी पेपर तो छूट ही जाएगा। तो तुम इसको यही छोड़ सकते हो, जो रूट के अंदर की चीज है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। 549 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, नहीं तो रूट से बाहर आ जाता। अगर मान लो रूट ऑफ इसकी जगह पे लिखा होता 144, तो रूट ऑफ 144 तो 12 होता है, तो हम 12 निकाल लेते हैं ना, पर ये नहीं है किसी का, तो उसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आया? Yes, ma'am. ऋतिक? Yes. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था ये। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कौन सा करें? In an equilateral triangle is a point on this, prove that this. तो क्वेश्चन नंबर 15, कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, कई बार एग्जाम में आता है, स्कूल एग्जाम्स में बहुत बार आता है, और ये कौन सा 15 14 भी स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आया है, तो बहुत बार दिख जाता है पेपर में तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं एक बार जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, टू पोल्स ऑफ हाइट, पढ़ लो 12 क्वेश्चन। दो पोल्स हैं, एक की हाइट है 6 मीटर, एक की हाइट है 11 मीटर। दे स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अच्छा, तो हमें क्या बोला, देखो पहले तो हमें फोटो बनानी पड़ेगी, क्योंकि फोटो हमें दी नहीं है यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग एक फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। एक ये पोल है 6 मीटर का, दूसरा है 11 मीटर का, एक 6 मीटर्स का पोल है, एक 11 मीटर्स का पोल है, तो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या बोला देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, इनकी फीट के बीच का डिस्टेंस, ये इनके फीट है, इनके फीट के बीच का डिस्टेंस तुम्हें दिया है 12 मीटर्स है, तो हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मतलब ये हो गया टॉप, अगर मैं इसको ए बी बोल देती हूँ, इसको सी डी बोल देती हूँ, तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस ये निकालना है हमें, ए सी की लेंथ निकालनी है, ठीक है।
हमें AC की लेंथ निकालनी है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, AB CD BD, हमें AC की लेंथ निकालनी है, ठीक है। क्योंकि पोल है तो ये एंगल 90 होगा, 90 होगा। पोल या टॉवर या बिल्डिंग सब हमेशा ग्राउंड से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए खड़े होते हैं ना, जैसे तुम्हारा घर भी होगा तो टेढ़ा थोड़ी होता है किसी का घर, सबके घर ग्राउंड से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। हमें AC की लेंथ निकालनी। देखो अच्छा, अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं, देखना। यहाँ पे मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूंगी, क्योंकि अभी देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम कहीं लग नहीं पाता। कोई राइट ट्राइंगल होना चाहिए पाइथागोरस लगने के लिए। राइट ट्राइंगल तो अभी है ही नहीं इसमें कहीं पे, ये तो कुछ मुझे ट्रेपीजियम जैसा लग रहा है शायद, क्वाड्रिलेटरल है ना। तो राइट ट्राइंगल कैसे बनेगा, देखो मैंने ए से एक लाइन ड्रॉ करी बीडी के पैरेलल। ए से तुम बहुत सारी लाइंस बना सकते हो इधर उधर उधर, पर हम बना रहे हैं बीडी के पैरेलल। तो मैंने ए से एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू बीडी। ड्रॉ लाइन, ड्रॉ इसका नाम रख देते हैं एई, ड्रॉ एई पैरेलल टू बीडी। बस इतना लिख दो कंस्ट्रक्शन में कि एई लाइन मैंने बनाई बीडी के पैरेलल, ठीक है। अब क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल बताओगे मुझे कितना होगा, ये वाला एंगल। मैम 90। बिल्कुल सही, 90 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ये 90 तो ये भी 90 होगा। अब क्योंकि ये एंगल 90 हो गया तो ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास राइट ट्राइंगल, तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे एक चीज बताओ, देखो 11 मीटर ना इस पूरे की लेंथ है, इस पूरे की लेंथ दे रखी है तुम्हें 11 मीटर, है ना। देखो अब ये जो बन गया ना AEDB, ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेटिंग क्या बोलते हैं उनको, इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है ना, या ये भी सोच सकते हो ये 90 है तो ये भी 90 आएगा। ऐसे ही ये भी 90 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 होता है। 390 हो गए तो ये भी 90 होगा, है ना। और AE पैरेलल टू BD है, ये इसके पैरेलल है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया ना। देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, या पैरेललोग्राम में भी ऑब्वियसली इक्वल होती हैं। तो ये जैसे 6 मीटर है ना AB, ऐसे ही ये ED कितना होगा, ED बताओगे मुझे कितना होगा, ये जो लेंथ है ये। मैम 6। बिल्कुल सही, ये भी 6 हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया, जब हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की इसके, तो एक्चुअल में एक रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल में ये जितना है उतना ही होगा। ये भी 6, ये 6 हो गया। ये टोटल 11 है, इतना 6 है, तो CE कितना होगा, CE जो बच गया है 5। बिल्कुल CE होगा 5, तो इतना हो गया 5। देखो तो अब ये जो ट्राइंगल है, देखो ये जो ट्राइंगल बना है ACE, इसमें हमें ये पता है ये 5 है। ये कितना होगा AE बताओगे मुझे कितना है, E ना ये वाला पॉइंट है, 12। बिल्कुल ये छुप गया है, E यहाँ पे ऐसे छुप गया है, इसको छुपने मत दो, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसमें भी सामने वाली साइड इक्वल, तो BD AE इक्वल, तो ये भी हो गया 12 मीटर। तो अब इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, बस, है ना। भाई ये 12 मीटर है, ये 5 मीटर है, पाइथागोरस लगा दो। क्या तुम बता सकते हो मुझे AC कितना आएगा, सॉल्व करके बता दो। मैम 169। 169, वो तो AC का स्क्वायर होगा ना, पाइथागोरस लगाया है। AC का स्क्वायर 169 है, तो AC हो जाएगा 169 का रूट। कितना बना 169 का रूट ऋतिक, मैम 13। बिल्कुल सही। ऋतिक आज क्लास में ना अच्छे से प्रेजेंट नहीं है, कंजूसी से आ रहा है। बिल्कुल 13 होएगा, देखो क्योंकि जब तुम पाइथागोरस लगाओगे, देखो पहले तो ये सब चीजें ना, ये समझो कि जब तुम कॉपी में करोगे फेयर या फिर जब एग्जाम में करोगे, तो जो मैंने ये सब लिखा है ना, तुम्हें लिख के दिखाना पड़ेगा कि भाई ये रेक्टेंगल है, तो ED इज इक्वल टू AB हो गया, तो 6 मीटर्स हो गया। तो उस हिसाब से फिर हमने CE निकाल लिया, CE मतलब ये 11 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5 मीटर्स। फिर ऐसे ही AE को लिख के दिखाना, AE इक्वल्स टू BD है, तो ये हो गया 12 मीटर्स, है ना। तो ये सब लिख देना पहले। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाओगे तो AC स्क्वायर बराबर आ गया AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस हमने लगाई जब, तो AC स्क्वायर आ गया, AC स्क्वायर आ गया AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तो इसलिए ये हो गया। और AE कितना, देखो AE है 12, CE है 5, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर,
ये हो गया 144 प्लस 25 विच इज 169, बट दिस इज AC स्क्वायर, ये याद रखना। तो AC हो जाएगा रूट ऑफ 169, रूट ऑफ 169 होता है तो 13 होता है, 13 है ना, ये कुछ स्क्वायर्स याद करने हैं, तो ये 13 मीटर्स हो जाएगा। तो AC की लेंथ ही हमें निकालनी थी, देखो ये टॉप्स के बीच में डिस्टेंस निकाला था ना, तो लास्ट में लिख देना फिर therefore the distance between their tops is 13 meters, ठीक है। therefore distance between their tops is 13 मीटर, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन सबको? ऋतिक, यस मैम। जानवी, यस मैम। ठीक है, इसको बाद में बादल बना देना ऐसे करके, ठीक है। चलो तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। रुक जाओ, पहले होमवर्क लेके जाना पर। तो हमने कौन से क्वेश्चन कर लिया। अब होमवर्क में क्या है, देखो बची हुई जो भी 6.5 के जो भी क्वेश्चंस बचे हैं जो मैंने क्लास में कराए आज, वो भी जरूर रीडू करना, एक बार अपने आप से जरूर करना, अच्छे क्वेश्चंस है दोनों ही। और बाकी बची हुई जो एक्सरसाइज 6.5 है कंप्लीट करनी है, कंप्लीट मतलब सारे क्वेश्चंस करनी है, एक क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लास में बता दूंगी, ट्राई जरूर करना। और ट्राई का मतलब बस ये नहीं होता तुमने क्वेश्चन की शक्ल देखी, तुम्हें पसंद नहीं है, अरे ये तो बड़ा गंदा लग रहा है देखने में, ये तो नहीं होगा, छोड़ दो, नहीं, उस पर दिमाग जरूर लगाया करो, उसको कम से कम 1 या 2 बार ट्राई जरूर करो, मतलब हर एक क्वेश्चन को कम से कम 10 मिनट दो, अगर वो नहीं हो रहा है तो, है ना। 1-2 बार जब ट्राई करोगे, क्या पता करते करते हो ही जाए, नहीं होगा तो मैं बैठी हूँ, मैं बता ही दूंगी, पर हो सकता है जब तुम उसको ट्राई करोगे ना अच्छे से तो वो हो जाएगा। टफ क्वेश्चंस ही होते हैं जो टाइम लगाते हैं और जिनसे दिमाग खुलता है, ठीक है। तो अब ये 6.5 कंप्लीट करना और मुझे होमवर्क सेंड कर देना कल वाली क्लास से पहले। चलो बच्चों, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय।